रहे हैं हमारा राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 का जो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। शायद मैंने जो पिछला जो लेक्चर हुआ था सेकंड उसमें शायद मैंने सिलेबस को लेके थोड़ा सा वो कर दिया था। मैंने चैप्टर जो 9 है उसको बताया था कि प्री के में हुआ नहीं, प्री में हमारे बस 3 ही चैप्टर कवर हो रहे हैं। चैप्टर 1 जिसमें 1 से लेके 7 तक की प्रोविडेंस है। चैप्टर सेकंड जिसमें 8 9 10 10 ए और ये वाले कवर हो रहे हैं, और ये चैप्टर जो थर्ड है ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी है। ठीक है। तो अगर मतलब एक्साइज से अगर हमारे जो प्री के अंदर आ रहा है ना, राजस्थान एपीओ के अंदर जो प्री में कवर हो रहा है वो एक से लेके सेक्शन 1 से लेके और 15 तक के प्रोविजंस कवर हो रहे हैं। और मैं अपना अपडेट कर दूंगी सिलेबस को, तो आप चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से। देखो अब आपको ये यहाँ पे ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इम्पोर्ट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है। ठीक है। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया होगा डेफिनेशंस को, एंड आप कमेंट में बता सकते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है। ठीक है। तो देखो सेक्शन 11 क्या बोलता है, ये चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करता है। इसमें 11 से लेके 15 तक के ही प्रोविजंस है हमारे पास। ठीक है। और इतना ही हमारे लिए प्री के हिसाब से रेलिवेंट है। सॉरी। ठीक है। तो देखो सेक्शन 11 क्या बोलता है, इम्पोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, कि नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी इम्पोर्टेड, कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल इम्पोर्टेड नहीं किए जाएंगे। इसकी 3 कंडीशन है कि कम हम क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, मीन टू ब्रिंग। जिस स्टेट के मतलब जिस जितने एरिया के ऊपर ये एक्ट अप्लाई हो रहा है उसके अंदर कोई भी चीज को लेके आना, एक्सेसिबल आर्टिकल्स को लेके आना, इम्पोर्ट। ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमारे सेक्शन 3 के कौन से क्लॉज में दे रखी है, क्लॉज थर्ट उसके क्लॉज 13 के अंदर दे रखी है। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है, 3 कंडीशंस है कि नो एक्सेसिबल आर्टिकल शैल बी इम्पोर्टेड नहीं किए जाएंगे अनलेस, पहले द स्टेट गवर्नमेंट हैज गिव परमिशन। ठीक है। परमिशन होगी आइदर जनरली और स्पेशल फॉर इट्स इम्पोर्ट। अगर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे देती है हमें इम्पोर्ट करने के लिए, चाहे तो जनरली या स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए, मतलब जो सॉरी आर्टिकल के लिए परमिशन दे देती है, तो तभी हम उसको क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है। एंड सेकेंड बोलता है सच कंडीशन इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज हैज बीन सेटिस्फाइड। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी कंडीशंस को इम्पोज किया है कि फलानी फलानी चीजें हैं इनको फॉलो करोगे तुम, ये रूल्स हैं इनको फॉलो करोगे, या फिर ये कंडीशन है इसको फुलफिल करोगे, तभी आप क्या कर सकते हो, एक्साइजेबल आर्टिकल को इम्पोर्ट कर सकते हो। तो जब तक वो कंडीशन क्या नहीं होती है, सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है, तब तक क्या नहीं करोगे आप, क्या नहीं करोगे, एक्साइजेबल आर्टिकल को क्या नहीं करोगे, इम्पोर्ट नहीं करोगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रखा है, थर्ड, द ड्यूटी इम्पोज अंडर सेक्शन 28 हैज बीन पेड और बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड फॉर द पेमेंट देयर ऑफ। और अगर कोई भी ड्यूटी है, ठीक है, कोई भी एक्सेसिबल ड्यूटी लगा दी गई है सेक्शन 28 के अंदर, या कोई बॉन्ड वगैरह है, उस जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता, ड्यूटी ड्यूटी इम्पोज नहीं हो जाती, तब तक क्या नहीं करोगे आप, एक्सेसिबल आर्टिकल को इम्पोर्ट नहीं करोगे। तो 3 कंडीशन है इसके अंदर कि किस कोई भी एक्सेसिबल आर्टिकल जो जनरली इम्पोर्टेड नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो, और अगर जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगाती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं तब, और जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी बॉन्ड है, ड्यूटीज इम्पोज जो की गई है वो, और जो भी बॉन्ड जो एग्जीक्यूट करना होता है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक क्या नहीं कर सकते हो आप, इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशन ध्यान रखनी है, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर भी और ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हमारी कुछ कंडीशंस हैं, तो ये मिक्स नहीं होनी चाहिए कि इम्पोर्ट में कौन सी कंडीशंस हैं और एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट में कौन सी कंडीशन है। ठीक है। तो 12 में क्या बोल रखा है, सेक्शन 12 बात करता है एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। तो नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी एक्सपोर्टेड नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा, द ड्यूटी इम्पोज अंडर सेक्शन 28 हैज बीन पेड और द बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड फॉर द पेमेंट देयर ऑफ। वही वाला सेम पॉइंट है कि जब तक कोई जो जो ड्यूटी दे रखी है 28 के अंदर, सेक्शन 28 में जो ड्यूटी दे रखी है, जब तक वो क्या नहीं हो जाती है, फुलफिल नहीं हो जाती, तब तक क्या नहीं किया जाएगा, इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, सॉरी।
ठीक है। एंड सच कंडीशन एज द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज हैज बीन सेटिस्फाइड। और जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी कंडीशंस लगाई हैं, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होती है, ना एक्सपोर्ट कर सकते, ना इम्पोर्ट कर सकते, ना ट्रांसपोर्ट कर, तीनों ही चीजें नहीं कर सकते। बस पहले जो इम्पोर्ट है उसमें एक और ड्यूटी है कि स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगी। बाकी एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और ट्रांसपोर्ट की दो कंडीशन तो सेम ही है, कि पहले हमें ड्यूटी इम्पोज कर, जो भी ड्यूटीज है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। 28 के अंदर जो ड्यूटीज दे रखी है, एक्साइज ड्यूटी जो भी है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। जो बॉन्ड है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ही हमें परमिशन मिलेगी। दूसरा बोलता है कि अगर कोई कंडीशन है, तो जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, इम्पो जो भी कंडीशन है, जब तक वो स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं होता कि हमने वो कंडीशन कंप्लीट कर ली है, तब तक हम यानी करते इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इम्पोर्ट के लिए हमारे सेक्शन 11 में एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है, वो है ये कि स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या देगी, परमिशन देगी, आइदर जनरल स्पेशल फॉर इट्स इम्पोर्ट। ठीक है। इजी इजी से है, कुछ नहीं है ज्यादा। सेक्शन बेस्ड हो सकते हैं या फिर कंडीशंस का कुछ जोड़मेल हो सकता है, लेकिन आपको क्लियर होनी चाहिए कि इंपोर्ट में तीन कंडीशंस है, कि परमिशन देगा, कोई कंडीशंस है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और ड्यूटीज को इम्पोज, जो भी ड्यूटीज इम्पोज की गई है या फिर जो भी पेड है उनको पेड किया जाना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम पेड होनी चाहिए, वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है। और एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन सी है, कि जो ड्यूटी है सेक्शन 28 के अंदर जो ड्यूटी है वो हमारी पेड होनी चाहिए, और जो बॉन्ड है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, और जो भी कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वो फुलफिल हो जानी चाहिए। ठीक है। फिर हमारा क्या बोल रखा है, 30 में पावर दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट की टू प्रोहिबिट, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल। अब वहां तो ये बता रखा है कि किन किन कंडीशंस के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हम एक्साइजेबल आर्टिकल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट करने से रोक सकते हैं या परमिट कर सकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं। 13वां बोल रखा है स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि वो प्रोहिबिट कर सकता है कि कौन कौन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे एक्साइजेबल आर्टिकल। ठीक है। तो इसमें बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट, कैसे करेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा ऑफिशियल गैजेट के अंदर। ठीक है। क्या करेगा, प्रोहिबिट द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इनटू और फ्रॉम द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड और एनी पार्ट देयर ऑफ। ठीक है। ये जो भी राजस्थान के अंदर पूरे ये एक्ट राजस्थान पे अप्लाई होता है, वो पूरे पे अप्लाई होता है। ठीक है। तो राजस्थान के अंदर या उसके किसी भी पार्ट के अंदर कोई भी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्साइजेबल आर्टिकल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। इस चीज को प्रोहिबिट करने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और वो क्या कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। तो सिंपल सी बात, यही क्वेश्चन बन सकता है कि एक्साइजेबल आर्टिकल्स जो होते हैं उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट करने का जो प्रोहिबिशन की जो पावर है वो किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। किस आर्टिकल किस सेक्शन के अंदर दे रखी है, तो सेक्शन 13 के अंदर दे रखी है। ठीक है। और चैप्टर कौन सा है, 3 है। बस, और कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है। देन इसमें है पासिस नेसेसरी फॉर द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। पासिस नेसेसरी फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, जो भी पास की बात करता है कि पास क्या होता है, नेसेसरी होते हैं, जो परमिट देते हैं ना एकदम जो पास देते हैं परमिट देते हैं उसकी बात चल रही है, कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, पास की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है, दो नो एक्साइजेबल आर्टिकल एक्सीडिंग सच क्वांटिटी एज स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब्ड। और देखो इसमें क्या बोल रखा है, कि क्वांटिटी की बात आ रही है, कि जितनी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब्ड की थी अगर उस क्वांटिटी से एक्सीड कर जाता है, अरे यार वेट अ मिनट, ठीक है, एक्सीड कर जाते हैं सच क्वांटिटी एज द स्टेट गवर्नमेंट ने जितनी लिमिट उसकी फिक्स की है ना, कितनी क्वांटिटी आप एक्साइजेबल आर्टिकल को ले जा सकते हो, इसको परमिट कर दिया है उसमें 11 और 12 के अंदर जहाँ परमिट कर दिया है उसने। लेकिन वो अगर उससे एक्सीड कर जाती है उस क्वांटिटी से जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में, आइदर जनरली फॉर ऑल द टेरिटरी ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड और फॉर एनी लोकल एरिया कंप्राइज देयर, शेल बी, वो क्या नहीं किया जाएगा, शेल बी इम्पोर्टेड नहीं किया जाएगा। जो भी चीज है एक्साइजेबल आर्टिकल है वो इम्पोर्टेड नहीं किया जाएगा, एक्सटोर्ट नहीं, एक्सपोर्टेड इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड नहीं किया जाएगा। ठीक है। कब तक नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट अंडर द पास इश्यूड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग सेक्शन। जब तक कि जो हमारा नेक्स्ट फॉलोइंग सेक्शन मतलब सेक्शन 15, सेक्शन 15 के अंदर जब तक हम पास इश्यू नहीं कर देते हैं उसके रिगार्डिंग, तब तक कोई भी एक्सेसिबल आर्टिकल है जिसकी लिमिट एक्सीड हो चुकी है, जिसकी क्वांटिटी क्या हो चुकी है, एक्सीड हो गई है, कितने से, जितना स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड किया था जनरली, उससे अगर एक्सीड हो गई है क्वांटिटी उसकी, तो उस एक्सेसिबल आर्टिकल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि सेक्शन 15 के अंदर पास ग्रांट नहीं कर दिया जाएगा। ओके। ठीक है।
इसका प्रोवाइजो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड ऑल्सो अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट शेल अदरवाइज डायरेक्ट, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है दैट नो पास शेल बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी एक्सेसिबल आर्टिकल इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एक्सपोर्टेड अंडर द पास इशूड बाय द ऑफिसर ड्यूली अथोराइज्ड इन दिस बिहाफ फ्रॉम एनी प्लेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ दोज पार्ट ऑफ द, मतलब अगर जो राजस्थान के अलावा किसी और स्टेट, मतलब राजस्थान के बाहर के जो स्टेट्स है, अगर उन्होंने परमिट कर रखा है, उन्होंने पास दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी पास के लिए पास की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी एक्साइजेबल आर्टिकल को, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस पास के जरिए हम, क्योंकि वो किसने, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ दोज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान टू एनी अदर प्लेस बियॉन्ड द सेड लिमिट। मतलब जैसे कि मान एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि राजस्थान के अंदर वो चीज़ परमिट नहीं है क्योंकि उसका पास नहीं इश्यू हुआ है, लेकिन वो यूपी या फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश, गुजरात है, पंजाब, हरियाणा, इन सारे स्टेट्स के अंदर उसको पास ग्रांटेड है, तो वो चीज़ क्या हो सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है, लेकिन अथोराइज्ड होना चाहिए, ऑफिसर जो ड्यूली अथोराइज्ड है ना उसके द्वारा ही वो इशू होना चाहिए, ठीक है, तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सेक्शन 15 क्या बोलता है, ग्रांट ऑफ पासेस फॉर द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट। अब ये जो ग्रांट मिल रही है ना, ये राजस्थान के अंदर मिल रही है, राजस्थान के जो जो भी एक्सेसिबल आर्टिकल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है राजस्थान से या राजस्थान के अंदर, उनके लिए हो रही है, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है देखो, पासेस फॉर द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल मे बी ग्रांटेड बाय द एक्साइज कमिश्नर। देखो ग्रांट किसके द्वारा किया जाएगा, एक्साइज कमिश्नर के द्वारा किया जाएगा, या फिर और बाय एक्साइज ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा, एक्साइज ऑफिसर के द्वारा। इसको पता ही नहीं क्या हो जाता है, एक्साइज ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, दो अथॉरिटी है यहाँ पे, जो भी पास किया जाएगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए एक्साइजेबल आर्टिकल का, वो किसके द्वारा पास इश्यू किया जाएगा, एक्साइज कमिश्नर के द्वारा या फिर एक्साइज ऑफिसर के द्वारा, जिनको ऑफिसर कौन होंगे, जिनको ड्यूली एम्पावर्ड किया होगा इस बिहाफ पे, मतलब डेलीगेट की हुई है तो एक्साइज कमिश्नर ने उनको अपनी पावर्स डेलीगेट की होंगी या उनको स्पेशल पावर दे दी गई होंगी इस तरीके से, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस एज द स्टेट गवर्नमेंट मे इम्पोज इन दिस बिहाफ फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के उसमें रहते हुए, ठीक है, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि इतने आर्टिकल का नहीं होगा, इस आर्टिकल का, मतलब जो भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, उनके साथ साथ ही, मतलब उनको साथ में लेके चल के ही हम क्या करेंगे, उनको पास इश्यू करेंगे, ग्रांट करेंगे, ठीक है, उनसे ऊपर जाके रिस्ट्रिक्शन से ऊपर जाके नहीं कर सकते हैं, बल्कि रिस्ट्रिक्शंस को अपने नज़र में रखते हुए कि उन रिस्ट्रिक्शंस को वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, उस तरीके से करेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते ही हम क्या करेंगे, करते हुए ही उनको पास ग्रांट किया जाएगा एक्साइज कमिश्नर के द्वारा और ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। सच पासेस में आइदर भी जनरल हो सकते हैं फॉर द डेफिनेट पीरियड एंड काइंड ऑफ आर्टिकल ड्रग्स, ठीक है। अब देखो इस तरीके से क्या बोल रखा है कि जर्नल पास, एक तो होता है जर्नल, एक तो क्या हो सकता है कि जर्नल हो सकता है, जो पास हो सकता है वो जर्नल हो सकता है, किस लिए, फॉर द डेफिनेट पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, या कुछ काइंड ऑफ आर्टिकल्स के लिए या ड्रग्स के लिए, ठीक है, जर्नल होगा इन तीन चीजों, दो चीजों के लिए, तो डेफिनेट पीरियड के लिए हो सकता है, या फिर किसी आर्टिकल या ड्रग्स के लिए हो सकता है, किसी कोई दूसरे प्रकार के आर्टिकल्स या ड्रग्स है उनके लिए हो सकता है, ठीक है। और स्पेशल होगा, किसके लिए स्पेशल होगा, फॉर द स्पेसिफाइड ओकेजन है पर्टिकुलर कंसाइनमेंट ओनली, तो ठीक है, दो तरीके के पास हो सकते हैं, जनरल पास हो सकता है, स्पेशल। जनरल किसके लिए होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, या किसी पर्टिकुलर आर्टिकल या ड्रग्स के लिए होगा, किस 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 प्रकार का आर्टिकल है या ड्रग्स है उसके लिए होगा, ठीक है। स्पेशल होगा, कोई स्पेसिफाइड ओकेजन है या किसी पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए क्या होगा, वो स्पेशल होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको एक बार हम इसके सारे सेक्शंस देखते हैं एक से लेके और 15 तक, ठीक है, इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में हमारे में हमने ये कंप्लीट किया था कि एक्साइजेबल आर्टिकल क्या होता है, तो राजस्थान एक्साइज एक्ट के अंदर क्या चीजें हैं, तो 1950 का एक्ट है ये, एक्ट नंबर इसका सेकेंड एक्ट नंबर है इसकी, ठीक है। गवर्नर साहब को इसकी असेंट मिली थी 20 मार्च 1950 को मिली थी। इसका पहला चैप्टर है जिसमें सेक्शन 1 से लेके 7 तक के प्रोविजंस आते हैं, 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट है, तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड राजस्थान एक्ट 1950, एक्सटेंड होता है पूरे राजस्थान के ऊपर, अप्लाई एप्लीकेबल होता है, ये अप्लाई होता है। एंड इसमें जब हम इसकी वो डेट देखते हैं तो इसमें
कमेंसमेंट डेट देखते हैं इसकी, केम इनटू फोर्स कब आया, फोर्स में कब आया, तो ये 1 जुलाई 1950 को आया था। ठीक है, सेकंड को omitted कर दिया गया है। थर्ड में डेफिनेशन है। डेफिनेशन में बियर हो गई, जिसमें एल इज टॉट वाटर एंड फर्मेंटेड लिक्विड मेड फ्रॉम द मॉल्ट से आते हैं। आबू एरिया क्या होता है, डिनेचर स्प्रेड्स क्या होते हैं, कोई सब्सटेंस या प्रोसेस हो गया जो 42 के अंदर दे रखा है, जो कि अनफिट होता है फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ठीक है, एंड एक्सेसिबल आर्टिकल्स क्या हो गए, इंक्लूड करते हैं इसमें स्प्रेड फर्मेंटेड लिक्विड एल्कोहलिक लिक्विड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, डिनेचर्ड स्प्रेड एंड डिनेचर्ड स्पेसिफिक प्रिपरेशन हो गई, कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हो गए, स्टिल्स एंड अदर अपेलेंस फॉर द डिस्टिलेशन, फर्मेंटेड वॉश एंड अदर मटेरियल फॉर द डिस्टिलेशन, और कोई भी आर्टिकल जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एक्सेसिबल आर्टिकल डिक्लेयर कर दिया, और हेरिटेज लिक्विड हो गया। ठीक है, 5 में बोल रखा है एक्साइज कमिश्नर कौन होते हैं, वो जो इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सेक्शन 9 के अंदर दे रखा है ये, लेकिन यहाँ स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन ये हमारी खुद की नॉलेज के लिए है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, जो कि इम्पोज की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इम्पोज की जाती है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के लिए किसी एक्साइज वाला आर्टिकल के। ठीक है, एक्साइज ऑफिसर कौन होते हैं, जिनको सेक्शन 9 के अंदर अपॉइंट किया जाता है, या फिर जिनको इन्वेस्ट की जाती है कुछ पावर्स ऑफ एक्साइज ऑफिसर्स की। ठीक है, एक्साइज रेवेन्यू में हमने देखा था जो डिराइव किया जाता है पेमेंट फीस ड्यूटी टैक्स वगैरह से, लेकिन फाइन होता है इसमें, लेकिन फाइन वो नहीं होता है जो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इम्पोज किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चले तो आईपीसी के अंदर जो आईपीसी है, जो बीएनएस है, उसके अंदर जो लगाया जाता है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, मीन टेक आउट, राजस्थान से किसी चीज को बाहर लेके जाना। फर्मेंटेड लिक्विड क्या हो गया, वाइन पचावी एंड फर्मेंटेड तारी फर्मेंटेड लिक्विड के अंदर आ जाएगा, और जो भी जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, इम्पोर्ट में क्या जाएगा, 13 बोलता है इम्पोर्ट के बारे में। इम्पोर्ट मतलब होता है टू ड्रिंक इंडिया के, सॉरी, राजस्थान के अंदर किसी चीज को लेके आना। ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स में आ जाएगा लीव स्मॉल और हेम्पर प्लांट्स का जो भी स्मॉल स्टॉक्स होते हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स जो होता है वो, भांग सिंधी गांजा एंड चरस आ जाएगा इसके अंदर, और या फिर कोई अदर मटेरियल्स को मिक्स कर देते हैं इसके साथ में, या जो भी जूस वगैरह निकल के आता है वो सारी चीज हो जाएंगी। लेकिन इसमें किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ओपीएम ओपीएम कोका लीव और मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स होते हैं, उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा मैन्युफैक्चर्ड इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाएगा मैन्युफैक्चर में इंक्लूड एनी प्रोसेस हो जाएगा, वेदर नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सेसरी आर्टिकल को प्रोड्यूस या प्रिपेयर कर रहे हैं होल या पार्टली। ठीक है, और उसमें और चीजें क्या करते हैं, हम उसमें रेटिफिकेशन करते हैं, रिडक्शन फ्लेवरिंग डालते हैं, उसमें ब्लेंडिंग करते हैं, कलरिंग चेंज करते हैं उसकी, तो वो सारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जाएगा। मोलेसिस क्या होता है, जो मदर लिक्विड जो होता है, ठीक है, मीन्स द मदर लिक्विड जो प्रोड्यूस किया था, फाइनल स्टेज जो निकल के आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग की, उसको हम मोलेसिस कहते हैं। पचावी में क्या होता है, फर्मेंटेड राइस मिलेट्स एंड अदर ग्रेन्स जो होते हैं, उनको जो मिक्स करके जो बन के आता है वो पचावी होता है। प्लेस में कुछ नहीं है, हाउस बिल्डिंग्स ऑफ रूम बूथ टेंट वेसल्स बोट्स राफ्टर व्हीकल्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर से लिया जाएगा, गिफ्ट को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, फिर हम्म, ठीक है, फिर एक यहाँ से एक इम्पोर्टेंट ये आता है कि टू बोतल क्या होता है, कि ट्रांसफर करना, एक जार से दूसरे जार में ट्रांसफर करना, ये क्या होता है, टू बोतल होता है। बोटलिंग भी इसमें, बोटलिंग भी होती है इसमें, रीबोटलिंग भी होती है। ठीक है, तोला क्या होता है, वेट होता है 180 ग्राम, ट्रॉयस होता है या फिर 11.638 ग्राम। ठीक है, ये होता है हमारा तोला होता है। एंड ट्रांसपोर्ट होता है टू मूव करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राजस्थान के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, सेक्शन 4 हमारी पावर्स की बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकता है कि कौन सा डीम लिक्विड होगा, कौन सा कंट्री लिक्विड होगा, फॉरेन लिक्विड कौन कौन से होते हैं, ये डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, 5 में स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि डिक्लेयर कर सकता है कि कितनी लिमिट सेल की जाएगी, अगर उससे एक्सीड हो जाती है तो वो होल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पोजेशन की बात सेक्शन 6 बात करता है, पोजेशन ऑफ द वाइफ क्लर्क एंड सर्वेंट, अगर कोई भी चीज कोई भी एक्सेसरी आर्टिकल वाइफ सर्वेंट या क्लर्क के पोजेशन में है, तो उस पर्सन की पोजेशन में उसको माना जाएगा। ठीक है, और उसमें एक्सप्लेनेशन है कि जो भी क्लर्क एंड सर्वेंट है उनकी पोजीशन टेम्पररी हो सकती है या पर्टिकुलर ओकेजन के लिए उनको अपॉइंट किया गया हो। ठीक है, एंड 7 क्या बोलता है कि कस्टम्स प्रिवेल करते हैं, इस एक्ट के ऊपर कौन प्रिवेल करेगा, कस्टम्स। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। देखो अब हम चैप्टर सेकंड देखते हैं, इसमें फास्ट रिवीजन है तो इसलिए थोड़ा स्पीड से होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है, कंट्रोल कंट्रोल किसके पास होगा, तो जो भी एक्साइज डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल होगा ना, वो किसके पास होगा, एक्साइज कमिश्नर के पास होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होगा। ठीक है, 9 बात करता है अपॉइंटमेंट के बारे में, तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा, एक्साइज कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, एंड मेनी अदर एडिशनल एक्साइज कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ऑफिसर्स की बात आती है तो फर्स्ट ए के अंदर आता है कि ऑफिसर कौन 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 से होंगे, ज्वाइंट एक्साइज कमिश्नर्स हो सकते हैं, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर,
असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर्स एंड अदर एक्साइज ऑफिसर्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट बी क्या बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, ड्यूटीज एंड पावर्स को प्रिस्क्राइब करेगा जो कि उन ऑफिसर्स को परफॉर्म एक्सरसाइज करनी होंगी, ठीक है। सेकंड बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, डेलीगेट करेगा एक्साइज कमिश्नर्स के लिए वो सारी पावर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट को कन्फर्ड की गई है इस एक्ट के अंदर, ठीक है, और एक्सेप्ट द पावर मेकिंग जो रूल मेकिंग जो पावर है उसको छोड़कर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, थर्ड में बोल रखा है कि अथोराइज करेगा एक्साइज कमिश्नर को कि वो डेलीगेट करे किसको, अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को जो भी पावर्स है उनको, ठीक है, जो स्पेसिफाई की गई है। 9A के अंदर अपील एंड रिवीजन की पावर दे रखी है कि जो भी अपील है वो लाई करेगी, दो अपील दो तरीके से दो अपील लाई करेंगी, ठीक है। एक तो बोल रखा है कि अपील लाई करेगी किसके लिए, टू द एक्साइज सॉरी टू द एक्साइज कमिश्नर के लिए अपील लाई करेगी, और दूसरी कहाँ जाएगी, टू द डिवीजन बेंच ऑफ राजस्थान के पास जाएगी, डिवीजन बेंच के पास जाएगी, ठीक है। और देखो एक्साइज कमिश्नर के पास जो अपील जाएगी वो एक्साइज ऑफिसर्स के ऑर्डर के अगेंस्ट में जाएगी, ठीक है, और डिवीजन बेंच के पास जो अपील जाएगी वो एक्साइज कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट में जाएगी, लेकिन अपील में जो ऑर्डर दिया है ना एक्साइज कमिश्नर ने उसकी अपील नहीं होगी, ठीक है। और ये डिवीजन बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे दे रखा है हमारा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ हुआ है, सेक्शन 88 ऑफ द राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2003 के अंदर है, ठीक है। फिर इसमें आता है कि अपील जो है कितने टाइम में की जानी चाहिए, विद इन द 60 डेज फ्रॉम द जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर होगी। नेक्स्ट थर्ड बोलता है कि जो डिसीजन जो एक्साइज कमिश्नर का डिवीजन बेंच का वो क्या होगा, शैल बी फाइनल होगा बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ रिविजन, जब तक रिविजन का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक उसको फाइनल नहीं मानेंगे, अदरवाइज वो फाइनल रहेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि डिवीजन बेंच जो होती है वो क्या कर सकती है, ये यहाँ पे गलत है, ये चीज में रिवाइज कर सकती है ऑर्डर जो भी पास किया गया अपील में, मतलब एक्साइज कमिश्नर ने जो भी ऑर्डर पास किया है उसको क्या कर सकती है, वो रिवाइज कर सकती है, कौन, डिवीजन बेंच, ठीक, उसकी अपील नहीं जा सकती उसके बाद, लेकिन वो उससे करती है, रिवाइज कर सकती है। 5 में बोल रखा है रिवीजन का टाइम के पीरियड कितना दे रखा है, 30 डेज, ये 30 दिन के अंदर अंदर रिवीजन के पास रिवीजन के लिए प्रेफर की जाएगी जो भी ऑर्डर है उसको, ठीक है। 9 में बी में दे रखा है कि बार दे रखा है, मतलब जो सिविल जुरिडिक्शन है उसको बार कर रखा है कि सिविल जुरिडिक्शन मतलब जो सिविल कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो क्या नहीं करेगा, सेट असाइड मॉडिफाई नहीं कर सकता ओरिजिनल ऑर्डर्स को जो पास किए गए ऑफिसर के द्वारा, या जो भी ऑर्डर जो सेक्शन 9A के अंदर किए गए वो, ठीक है। फिर दे रखा है 10 के अंदर अपॉइंटमेंट दे रखा है ऑफिसर्स का और कन्फरिंग के पावर की, कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एम्पावर कर सकती है अदर ऑफिसर्स को कि जो भी ड्यूटी मेंशन की गई है ना चैप्टर 8 के अंदर उनको फुलफिल करने के लिए, या फिर ऑर्डर दे सकती है कि जितने भी एक्साइज कमिश्नर की जो सॉरी एक्साइज ऑफिसर्स की जितनी पावर्स एंड ड्यूटीज है उनको परफॉर्म किया जाएगा किसी अदर ऑफिसर्स के द्वारा जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। 10A के अंदर क्या बोल रखा है, चेक पोस्ट स्टेब्लिश कर सकते हैं, तो देख सबसेक्शन 1 बोलता है इसका कि कोई भी न्यू चेक पोस्ट सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, सेटअप कर सकते हैं एक चेक पोस्ट जिसमें कि क्या किया जाएगा, जो भी ऑफिसर होंगे वो क्या करेंगे, उनके एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर को, डिस्चार्ज करेंगे ड्यूटीज को चेक पोस्ट पे बाय वे ऑफ इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे वो जो प्रोड्यूस किए जाएंगे एंड गुड्स को चेक करेंगे, ठीक है। एंड उन ऑफिसर्स को क्या माना जाएगा, इंचार्ज माना जाएगा। सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो चेक पोस्ट है ना किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, उनको इस एक्ट के पर्पज के हिसाब से उनको यूज किया जाएगा, और जो भी वहाँ ऑफिसर होगा उसका वही काम रहेगा कि वो उनको इंस्पेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट्स को और जो भी गुड्स हैं उनको इंस्पेक्ट करेगा, और उसको भी हम इंचार्ज ही मान के चलेंगे, ठीक है। सबसेक्शन 3 के अंदर ड्राइवर की और उसकी कुछ ड्यूटीज दे रखी हैं कि उनकी ड्यूटीज है कि वो कैरी करेंगे पास परमिट विजिबिलिटी को, स्टॉप करेंगे व्हीकल्स को कैरियर्स को चेक पोस्ट के अंदर, प्रोड्यूस करेंगे ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर द इंस्पेक्शन, ठीक है। अगर जो भी इंचार्ज ऑफिसर है वो जब भी उनसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मांगेगा तो उनको उनको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड अलाउ करेंगे डॉक्यूमेंट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एंड एक्सेसिबल आर्टिकल्स के लिए। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए प्री के हिसाब से कि व्हीकल और कैरियर के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एनिमल्स टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, ठीक है। फिर हमारा फाइनल आ जाता है चैप्टर 3 इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, कि इंपोर्ट एक्सेसिबल आर्टिकल इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे जब तक ये 3 कंडीशन फुलफिल नहीं होती, पहला परमिशन नहीं मिल जाता, और जो भी कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पोज की गई है वो जब तक क्या नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है, सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है, ठीक है। और कोई भी ड्यूटीज है जो कि सेक्शन 28 के अंदर दे रखी है, ठीक है, जब तक वो क्या नहीं होती, पेड नहीं हो जाती, या कोई बॉन्ड है जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है तब तक क्या नहीं किया जाएगा, इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए सेक्शन 12 बात करता है कि कोई भी आर्टिकल जो है, कोई भी एक्सेसरी आर्टिकल एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा जब तक सेक्शन 28 का जो पेड नहीं कर दिया जाता, या फिर जो बॉन्ड है वो क्या नहीं हो जाता, एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगा दी हैं तो जब तक वो क्या नहीं हो जाती, सेटिस्फाइड नहीं हो जाती हैं,
तब तक एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। 13 में क्या बोल रखा है, पावर स्टेट गवर्नमेंट की कि वो प्रोहिबिट कर सकता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेसिबल आर्टिकल को। स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे और वो प्रोहिबिट कर सकते हैं कि कोई भी एक्सेसिबल आर्टिकल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा जो राजस्थान के अंदर नहीं होगा। और ट्रांसपोर्ट को भी क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं। ठीक है। अब फिर इसमें बात आती है कि पास नेसेसरी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है, पास नेसेसरी है। अगर वो एक्सीड कर जाता है जितनी क्वांटिटी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब्ड की थी ले जाने के लिए, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए, अगर उससे एक्सीड कर जाती है ना, तो उसके लिए हमें क्या पास जरूरत पड़ेगी, पास की जरूरत पड़ेगी। और वो पास हमारा कहाँ ग्रांट किया जाएगा, सेक्शन 15 के अंदर किया जाएगा। इसमें बोल रखा है कि ग्रांट कौन करता है, एक्साइज कमिश्नर करते हैं या एक्साइज ऑफिसर करते हैं, जिनको ड्यूटी एम्पावर्ड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। और ये जो पास हो सकता है वो जनरल भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है। सो ये हमारा एक बार क्विक रिवीजन हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज क्लास लगाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, या जो प्रीवियस ईयर पेपर में एग्जाम में आए होंगे, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे। ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई समझ में नहीं आया हो, कोई चीज डेफिनेशन क्लियर नहीं हो, कोई प्रोविजन क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू।